नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। आज हमारे साथ गाजियाबाद से श्री कविता गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। और कविता जी जो हैं वो एक शिक्षिका हैं, और उसके साथ ही वो बहुत अच्छा लेखन भी करती है। और इनके बारे में जो भी कहा जाए उतना ही कम है, उम्र कम है, लेकिन इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही अच्छे स्तर की होती हैं। अब इनका जो परिचय है वो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि कविता जी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में शिक्षिका हैं, और इसके साथ ही इनकी रुचि जो है मुख्य रूप से लेखन, हस्तशिल्प और नाट्य में भी है। कविता जी किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उसके साथ ही इनको कविता वाचन के लिए गांधी दर्शन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, और इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने भी इन्हें सम्मानित किया हुआ है। कविता जी जो हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर काव्य पाठ भी कर चुकी हैं, और उसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनसे सम्मानित भी हो चुकी हैं। तो मैम के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आप आए हैं तो चांदनी सी बातें होंगी, आप आए हैं तो चांदनी सी बातें होंगी, जमी पे चांद कहाँ हर रोज उतरता है। तो बहुत बहुत कविता जी, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इतना बड़ा अवसर मुझे दिया कि अपने पटल पर मुझे आने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बिल्कुल। इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको, मतलब अगर आप हैं तो हमारा मंच है, अगर जी साहित्यकार ही नहीं होंगे तो हमारा मंच नहीं होगा। तो आभारी तो हम हैं आपके, जो आपने जो है अपने कीमती समय में से हमें कुछ समय यहाँ देने के लिए जो है आप यहाँ पर आई हैं। तो अब कविता जी, हम साहित्यिक चर्चा जो है वो शुरू करते हैं। जी। पहला प्रश्न जो कि मैं अपने हर साहित्यकार से पूछती हूँ कि आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है ये किस प्रकार शुरू हुई? मैं 11th क्लास में थी जब, तो मेरे एक टीचर थे इंग्लिश के। वो बहुत अ, अच्छे टीचर थे, तो उनके लिए मैंने उनके बर्थडे पे एक कविता लिखी थी। कोशिश की थी कुछ उनके बारे में लिखने के लिए, तो तब से मुझे लगा कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। बाकी बचपन से टीवी चैनल्स पे और कवियों को काफ़ी सुना है मैंने, तो तब से मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी ट्राई करना चाहिए, और शुरू किया तब 11th क्लास से, और अब यहाँ हूँ। तो लगभग जो है आपकी उम्र उस समय पे 15-16 साल रही हाँ होगी, जी। 11th क्लास में। तो जी, बहुत बिल्कुल। ही आपने एक अच्छा निर्णय होता है कि इस उम्र में जो है बच्चे बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन आप लेखन की तरफ आप आई, आपका रुख इस तरफ हुआ। तो आपको इसकी प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली? आप कैसे प्रेरित हुई कि आपको लिखना चाहिए? अ, बचपन में ऐसा था, जब मैं छोटी थी तो पापा टीवी चैनल्स पे कविताएं सुनते थे। कविता मंच पे बहुत सारे ऐसे कवि आते थे बड़े बड़े, जिसमें मेरे फेवरेट कवि जो हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनको भी मैंने कई बार सुना है। तो उन्हें देखकर मैं प्रेरित हुई और मैंने लिखना शुरू किया। कुमार विश्वास तो मुझे लगता है आज के समय में सभी के फेवरेट कवि हैं, और जी बिल्कुल। हिंदी का जो एक युग, जिसे हिंदी को सब भूल गए थे, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है उसको सीखने की होड़ जो है आज के समय में लगी हुई है। कोई भी जॉब आपको चाहिए, कहीं बाहर आपको जाना है, तो इंग्लिश जो है वो एक अनिवार्य रूप में आ गई है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब हिंदी की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और उस स्थिति को अच्छा करने का जो हम श्रेय कहेंगे तो वो कुमार विश्वास जी को ज़रूर जाता है। जी ये बिल्कुल। भी फेवरेट जो है, मैं कहूँगी फेवरेट्स में ही आते हैं। तो इसके साथ ही अभी आपकी एक कविता हम सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। अ, ये मैंने कलयुग को राम जी और कृष्ण जी से थोड़ा सा जोड़ा है, आज की समस्याएं और उनका जो युग रहा है उसको जोड़ के थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश की है। जी। कभी राम रूप धर आओगे, कभी कृष्ण रूप तुम आओगे, जी। कभी विघ्न हरोगे धरती के, कभी दूत स्वयं ही पठाओगे। क्या कलयुग में भी आओगे, धर्मों की घटा हटाओगे,
मंदिर मस्जिद में जाओगे, क्या भेदभाव को मिटाओगे, क्या भेदभाव को मिटाओगे। कभी राम रूप धर आओगे, कभी कृष्ण रूप तुम आओगे, कभी विघ्न हरोगे धरती के, कभी दूत स्वयं ही पठाओगे। ये जात पात का व्रत, ये जात पात का व्रत कब धरती से कटवाओगे। नफरत का दानव रूपी, नफरत का दानव रूपी अंकुर धरती में दफन कराओगे। कभी राम रूप धर आओगे, कभी कृष्ण रूप तुम आओगे, कभी विघ्न हरोगे धरती के, कभी दूत स्वयं ही पठाओगे। हिंसा की जागीरों को, हिंसा की जागीरों को खुद से कब आजादी दिलवाओगे। प्रेम भरे भावों की धारा कब जनमन में घुलवाओगे, कब जनमन में घुलवाओगे। सौहार्द भाव का अंकुर दलितवाद में उपजाओगे। शहर का कूचा कूचा अमन के गुल से महकाओगे। कभी राम रूप धर आओगे, कभी कृष्ण रूप तुम आओगे, कभी विघ्न हरोगे धरती के, कभी दूत स्वयं ही पठाओगे। बहुत खूब। और ये बहुत ही सुंदर सी रचना है। और बिल्कुल धन्यवाद। विजयादशमी के अवसर पर श्री राम जो है उनके बारे में आप, बहुत अच्छी सी चीज़ है कि अब ये जो श्री राम के बारे में, हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे साहित्य के बारे में जो जागृति फैली है, वो बहुत एक अच्छी बात है। और एक जो है समाज के लिए बहुत उत्थान का सूचक है। और जी, अभी मैंने फिलहाल ही जो है श्री राम पर मैंने भी विजयादशमी पर जो है एक कविता लिखी थी, जिसकी अंतिम पंक्तियां जो हैं वो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी यहाँ पर, बिल्कुल। कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं जैसे। तो सिर्फ वैसे तो मैंने इसमें पूरी कविता में जो हमारे रामायण के, श्री रामचरितमानस के जितने भी कांड जो थे, जो जो घटनाक्रम हुए हैं, उनको ध्यान में रखकर सब कुछ लिखा है। तो अंतिम पंक्तियां ये है कि रावण का पुतला तो हम हर साल ही जलाएंगे, रावण का पुतला तो हम हर साल ही जलाएंगे, लेकिन अपने मन के छल कपट और भ्रष्टाचार को मिटा ना पाएंगे। तो फिर इस कलयुग में हम कैसे राम राज्य ला पाएंगे, तो वाह, इस कलयुग में हम कैसे राम राज्य ला पाएंगे। बहुत। तो राम राज्य लाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के इस छल कपट को मिटाना होगा। जी, बिल्कुल। तो अब जैसे कविता जी आप लिखती भी बहुत अच्छा है, साथ में आप वर्किंग भी हैं। तो आप, क्योंकि टीचिंग जॉब जो होती है, शिक्षक की एक जो अगर हम जॉब की बात करें तो एक ऐसा कार्य होता है जिसमें पूरी हमें एनर्जी जो है, अपनी पूरी ऊर्जा और समय बच्चों को देना होता है, और हमें खुद भी पॉजिटिव होना होता है, चाहे हम अंदर से कुछ भी हो, लेकिन हम ऐसे अलाउ नहीं होता कि हम अपनी अंदर की निराशा को या किसी भी चीज़ को बच्चों के सामने जाहिर करें। तो बिल्कुल। ऐसे में आप जो अपना लेखन है वो कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, स्कूल में तो ऐसा है कि बच्चों से मेरा बहुत लगाव है, और क्योंकि शिक्षक हूँ तो टीचिंग से मुझे बहुत प्यार है, मेरा शौक है ये भी। लिखने के साथ साथ टीचिंग भी मेरा शौक है, तो एक इच्छा शक्ति है अंदर कि हाँ कुछ करना है, तो रोज मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए सोचती हूँ, कुछ नई एक्टिविटीज, चाहे वो क्राफ्ट से रिलेटेड हो, डांस से रिलेटेड हो। या अभी कुछ समय पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने एक सॉन्ग में बच्चों को डांस करते करते सफाई अभियान पे काम कराया, और बच्चों ने बहुत एंजॉय करके उसको किया। और इसके साथ साथ बच्चों को सफाई अभियान के बारे में पता भी चला, और सफाई की वैल्यू भी उन्होंने जानी। तो मतलब हर काम एक एंजॉयमेंट के साथ कराना मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को नई नई चीजें कराना जिससे वो इंटरेस्ट लें, स्कूल में आए, पढ़ाई करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता रहा है हमेशा से कि टीचर्स कुछ करते नहीं है हाँ और बच्चे बिल्कुल। भी स्कूल नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल। उस धारणा को बदलने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए नई नई चीजें हमेशा ही सोचती रहती हूँ। और इसी के साथ साथ शाम को थोड़ा सा वक्त मैं निकालती हूँ लिखने के लिए भी, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर हमें अपने लेखन में सुधार करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो रोज थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये कि आप जो है लिखने की जो कोशिश है वो डेली करती हैं, और आप इतनी अच्छी शिक्षिका भी हैं, और साथ में आप बच्चों को इतनी अच्छी जो चीज़ है आप वो करने की कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल आपने सही बात की कि उत्तर प्रदेश के अगर शिक्षकों की बात की तो कहीं ना कहीं हम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सुनते रहते हैं, लेकिन ये जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, ये हर जगह की जो सरकारी अगर हम बात करें शिक्षकों की, हाँ जी। ऐसी बातें हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, समाज को ऐसे शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है
जो जो भी एक चित्रण जो बनाया हुआ है, जो भी एक छवि जो बनाई गई है, उसको जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, शिक्षक अपनी अपनी जगह ऐसा काम करेगा तो बिल्कुल है कि सरकारी जो शिक्षकों की बात करेंगे तो वो ज़रूर सुधरेगी। जी, जी। तो अब अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसमें आपके परिवार का जो है वो कैसा रुख रहा, कैसा सहयोग रहा आपके साथ? देखिए मेरे जो मम्मी-पापा हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। मम्मी तो अशिक्षित हैं, पापा कुछ पढ़े हैं लेकिन शुरू में जब मैं लिखा करती थी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, जी। उन्हें पता नहीं चला। और अभी कुछ समय पहले ही जैसे मैंने किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना शुरू उसमें लिखा, अपनी कृति दी, तो तब उन्हें पता चला और वो खुश हुए। उन्हें भी लगा कि हाँ, बच्ची कुछ कर रही है। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और आप जितनी अच्छी शिक्षिका हैं और जितनी अच्छी कवयित्री हैं, मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स को आप पर बहुत ही गर्व होगा और होना भी चाहिए कि बेटियां जो इतना अच्छा नाम रोशन कर रही हूँ, उन पर गर्व क्यों नहीं होगा। जी, बिल्कुल। साथ ही अब आपकी एक और रचना हम सुनना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। ये जो आजकल सामाजिक एक मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है, नारी सशक्तिकरण, उससे संबंधित एक छोटी-सी कविता है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। झुलस गई है फिर से आज, भस्म हुई वो नारी है। झुलस गई है फिर से आज, भस्म हुई वो नारी है। नज़रें कितनी क्रूर हो उठी, मंशा अत्याचारी है, मंशा अत्याचारी है। जग को जनने वाली है, फिर भी संकट भारी है। संसार की अविरल धारा, जग से ही तू न्यारी है, जग से ही तू न्यारी है। निःशब्द हो उठे शब्द बाण, निःशब्द हो उठे शब्द बाण, दुविधा कैसी भारी है। अवशेष रह गए हैं केवल, फिर भी तू सबको प्यारी है, फिर भी तू सबको प्यारी है। झुलस गई है फिर से आज, भस्म हुई वो नारी है। नजरें कितनी क्रूर हो उठी, मंशा अत्याचारी है। कर्तव्य की माला से खुद के, कर्तव्य की माला से खुद के अरमान ही तू हारी है। कैसी घृणित कायर दृष्टि वह जिससे आज तू हारी है, वह जिससे आज तू हारी है। उन हैवानों से बदला लेने, उन हैवानों से बदला लेने तैयार ये दुनिया सारी है। काश इस होने को बदल सके, हाथों की जो धारी है, हाथों की जो धारी है। झुलस गई है फिर से आज, भस्म हुई वो नारी है। नजरें कितनी क्रूर हो उठी, मंशा अत्याचारी। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर और बहुत ही उम्दा आप लिखती हैं और आपकी रचनाएं बहुत ही स्तरीय होती हैं। मुझे बहुत ही अच्छी लगी आपकी ये स्त्री पर रचना। थैंक और यू। आज की जो स्त्री है, कहीं न कहीं स्त्री की जो दुर्दशा है उसको दर्शाती हुई ये बहुत प्यारी ही कविता है आपकी। तो इसके साथ ही मैं अब जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछना चाहूँगी कि लेखन के साथ-साथ आप जी। और क्या करना पसंद करती हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि टीचिंग का मुझे बहुत शौक है, तो वो तो मैं बहुत मन से करती हूँ। इसके साथ ही मुझे क्राफ्ट का, हस्तशिल्प का बहुत शौक है। क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं घर पे भी करती रहती हूँ। इसके साथ ही मुझे डांस का बहुत शौक है और थोड़ा बहुत वो भी बच्चों के साथ भी होता रहता है और घर पर भी कभी मौका मिलता है तो। और एक्टिंग? अब एक्टिंग का, नाट्य हाँ आपने जी। लिखा हुआ है। जी, जी, मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक है। मैंने स्कूल, कॉलेज में काफ़ी नाटक वगैरह किए हैं। इसके साथ-साथ मुझे एंकरिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा, स्कूल, कॉलेज में वो भी बहुत किया है मैंने। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जी, का जो शौक है और कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमें ऐसे शौक कुछ ना कुछ ज़रूर होने चाहिए। ज़िंदगी में हम सकारात्मक बने रहते हैं। अगर हम अपने जी, शौक को बिल्कुल। ज़िंदा ही नहीं रखते तो शायद कहीं न कहीं हम भी ज़िंदा नहीं हैं। बिल्कुल। शौक ही हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं। तो आपकी आप जो रचनाएँ लिखती हैं, तो वो मुख्यतः जो है वो किन विषयों पर आधारित होती हैं? मुख्यतः सामाजिक मुद्दे जो हैं उन पर आधारित होती है। बाकी हर विषय पे मैं लिखना पसंद करती हूँ। जैसे अभी कुछ भी जैसे अभी वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देश में अगर कुछ इस तरीके का होता है या फिर नारी शक्ति पर लिखना पसंद करती हूँ या कुछ भी देश में घटना घट रही होती है तो उस पर मैं लिखने के लिए हमेशा तत्पर समसामयिक रहती हूँ। कविताएँ आप लिखती हैं, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है और देश को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही अगला प्रश्न मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि लेखन का अगर हम बात करें, स्तर जो है वो बहुत ही गिर रहा है।
जी। तो आजकल जो है लोग कुछ भी लिखने लगे हैं और जिसे साहित्य का नाम देते हैं। तो लेखन के गिरते स्तर के लिए आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में आपके क्या विचार मुझे ये लगता है कि मैम हम सबको मिलके इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप, मैं, हम अपने स्तर से आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि लेखन कोई ऐसी छोटी-मोटी चीज़ नहीं है कि आप कुछ भी लिख के रख दें। लेखन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हमें हमेशा निखारना चाहिए और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी पंक्तियों को रखना चाहिए और हमेशा शब्दों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और इस चीज को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए कि जो एक अच्छे कवि हैं या अच्छे लेखक हैं, वो इतनी मेहनत से अगर कुछ लिख रहे हैं तो हम उस चीज को गिराए ना अपनी कविताओं से। इस तरीके की चीजें वो ना लिखें। कोशिश करें कि अच्छा लिखें। इसके लिए वो ये कर सकते हैं कि जो अच्छे लेखक हैं उनकी कविताएं, उनके जो उनकी कृतियां हैं उनको पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें और उसके बाद वो अच्छा लिखने की कोशिश करें। बिल्कुल, लेखन जो है वो एक सामाजिक जो है ज़िम्मेदारी है। जी बिल्कुल। नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, आपको जो पसंद है आपने लिख दिया। कहीं न कहीं एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी होती है। जी बिल्कुल। समाज को प्रेरित करते रहना चाहिए बदलाव के लिए, अच्छे बदलाव के लिए, जी। सकारात्मक बदलाव के लिए। और हमारे साहित्य को बचाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अच्छे बिल्कुल। लेखकों की बहुत ज़रूरत है। जी, बिल्कुल ज़रूरी है ये। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न मेरा ये है कि आजकल के जो लेखक हैं, जो युवा वर्ग है बेसिकली जिनकी हम बात करें, सबको इतना शौक बना है, सबको एक शौक चढ़ा हुआ है साहित्यकार बनने का। वो जी, भी कहीं न कहीं जो है कविताएँ जो हैं चोरी करते हैं और उसको फिर अपने नाम से कॉपी करके अपने नाम से पेस्ट कर देते हैं, उसको आगे जो है जी। शेयर कर देते हैं। तो ये एक साहित्यिक जो चोरी है, इस पर आपके क्या विचार हैं? अ, ये चीज़ मैंने भी बहुत देखी है। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे लोग स्टेटस डाल देते हैं और दूसरों की कविताएँ, दूसरों की लाइन्स चुरा के डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो बहुत मेहनत से, बहुत विचार करके इसको लिखते हैं, तो हमें उनकी मेहनत पे पानी नहीं फेरना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं आप खुद से लिख के डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दूसरों की कविताएँ अगर चुरा रहे हैं, तो कम से कम इतना कीजिए कि नीचे उनका नाम ज़रूर लिख दीजिए कि जी, इनके द्वारा लिखित है, ताकि उनको भी मान मिल सके जिन्होंने इतनी मेहनत से उसको लिखा है। बिल्कुल। क्रेडिट तो मुझे लगता है उनको देना ही देना चाहिए। कि ये बिल्कुल। बनता है एक लेखक की जो मेहनत है। और कुछ शब्दों की बेचैनी होती है, कभी-कभी 2-3 दिन एक विचार जो है वो मन में, अंतर्मन में कहीं न कहीं घूम रहा होता है और उसको जब एक लिखा जाता है, तो वही बहुत सुंदर कृति का रूप धारण करता है। जी, ये जो है अगर हम बात करें तो इसका हमें मान रखना चाहिए और बिल्कुल, हमें ज़रूर देना चाहिए। देना चाहिए। जी। तो अब जो है अभी एक आपकी सुंदर सी कोई कविता हो जाए। हाँ जी। अ, जैसे कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो जी। मैं हमेशा देखती हूँ बच्चों के कुछ अटपटे सवाल होते हैं। मैडम ये कैसे होता है? मैडम वो कैसे होता है? तो उन अटपटे सवालों को ध्यान में रख के मैंने अपने कुछ विचार शब्दों में पिरोए हैं, ओके। तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जी। कभी-कभी पानी में झर जाने को जी करता है, कभी-कभी पानी में झर जाने को जी करता है, मन का तो बूंदों में भी छिप जाने को जी करता है, मन का तो बूंदों में भी छिप जाने को जी करता है। स्वप्न में हूँ चाहे, पर जीने को जी करता है, सुबह सवेरे उठकर खो जाने को जी करता है। स्वर्ण तरंगों में घुल सूरज को पी जाने को जी करता है, सांझ तले तम को भी छू लेने को जी करता है। कभी कभी पानी में झर जाने को जी करता है, मन का तो बूंदों में भी छिप जाने को जी करता है। बिना रोशनी का सवेरा बनने को जी करता है, बचपन की यादों को लौट बुनने को जी करता है, बचपन की यादों को लौट बुनने को जी करता है। कभी कभी पानी में झर जाने को जी करता है, मन का तो बूंदों में भी छिप जाने को जी करता है। कथा कहानी बनकर हर्षाने को जी करता है, मुस्कानों की ज्योति को बरसाने को जी करता है। विष की लुटिया से अमृत छलकाने को जी करता है, साइकिल का पहिया बन चक्कर खाने को जी करता है। कभी कभी पानी में झर जाने को जी करता है,
मन का तो बूंदों में भी छिप जाने को जी करता है। पत्थर की चट्टानों को रेत बना बरसाने को जी करता है। मुश्किलों के पर को काट गिराने को जी करता है। सावन की धारा को महकाने को जी करता है। कभी कभी खुद से ही टकराने को जी करता है। कभी कभी पानी में चढ़ जाने को जी करता है। मन का तो बूंदों में भी छिप जाने को जी करता है। बहुत ही प्यारी कविता है। और बाल मन की जो विचार होते हैं, मुझे लगता है जी बाल जी मन में जो उस समय पे कहीं ना कहीं हमारे मन में भी इसी तरह के विचार आते थे, कुछ ना कुछ उद्दंड विचार आते थे। जी। बिल्कुल जो चंचलता है वो इस कविता में दिख रही है, बाल मन की चंचलता बिल्कुल दिख रही है। और बहुत ही प्यारी कविता है आपने लिखी है। धन्यवाद। मेरा प्रश्न है वो मैं आपसे बच्चों के बारे में ही पूछना चाहूंगी। जी आज की जो हमारी पीढ़ी है, जो कि मोबाइल फ़ोन की चपेट में बहुत ज़्यादा आ गई है, हर चीज़ जो है अब गूगल पर अवेलेबल है। बच्चे जो हैं वो माता पिता से या अपने बुजुर्गों से पूछने के बजाय गूगल से पूछने पर ज़्यादा जो है विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में जो है शिक्षकों की भी भूमिका पर सवाल है, और हमारा जो साहित्य है, ठीक है, उस पर भी एक सवाल है, क्योंकि बच्चे किताबें खोलकर पढ़ना नहीं चाहते। सब कुछ अब वो जी पढ़ने का शौक है तो मोबाइल पर ही मुझे लगता है सब लोग पढ़ते हैं, किताबों को तो कोई हाथ ही नहीं लगाता। जी तो इससे जो है एक साहित्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर हम देखें कि बच्चों की इन संस्कृति की और बच्चों की इन आदतों का अगर हम कोई उपाय है, तो वो केवल किताबें हैं। जी। केवल संस्कृति है, और संस्कृति हमें किताबों के माध्यम से ही मिलेगी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैम, जैसे कि मैं बच्चों के बीच में ही रहती हूँ, हम्म। तो मुझे पता है उनकी आदतें, जो उनका व्यवहार है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, लेकिन हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो इसके भी कुछ नुकसान ज़रूर हैं फ़ायदों के साथ-साथ। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें बचपन से ही बच्चों की आदतें थोड़ी-सी बदलनी चाहिए। जैसे आजकल बच्चों की आदतें हो गई हैं, 1 साल का बच्चा हुआ नहीं और उसके हाथ में फ़ोन होता है, वो यूट्यूब खुद खोल लेता है और वीडियोज़ देखने लगता है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को फ़ोन से थोड़ा-सा दूर रखना चाहिए और उनमें ये आदतें डालनी चाहिए। अगर बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ी बहुत देर के लिए कीजिए, लेकिन साथ में बैठकर भी, कि वो सही चीज़ें देख रहा है या नहीं देख रहा है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी स्कूल में एक 3rd क्लास में एक बच्ची है, वो अभी से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू हो गई है। केवल 8 साल की है वो, लेकिन उसे रील्स बनाने बहुत अच्छे से आती है। तो ये आदतें पेरेंट्स को सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा घर पर है, घर पे उसको मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, तो आप उसको लिमिटेड दीजिए वो चीज़ें और उनका ध्यान रखिए और उनकी आदतें ऐसी डालिए कि वो किताबें ज़्यादा पढ़ें और फ़ोन्स वगैरह में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ज़्यादातर ना कर सकें। इसके साथ-साथ हमें स्कूल में भी थोड़ा-सा इसका हम कर सकते हैं उपाय। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बच्चों को टीवी दिखाया पोएम्स वगैरह के लिए, तो बच्चे पोएम सुनते-सुनते कुछ टाइम बाद बोले कि मैम गाना सुनाओ, क्योंकि उन्हें गाना वगैरह बहुत अट्रैक्ट करता है, वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उन सब चीज़ों में। तो उन्होंने कहा मैम गाना सुनाओ, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप गाना सुनो। तो मैंने जो मैथिली ठाकुर हैं, जो बहुत अच्छी बहुत अच्छे भजन गायक हैं। गान है, बहुत अच्छी गायिका हैं, तो मैंने उनका भजन उन्हें सुनाया और बच्चों ने बहुत एन्जॉय करके उसको सुना भी और उस इससे उनकी इच्छा भी पूरी हो गई कि उन्हें गाना सुनना था, वो भी हो गया और बच्चों ने अच्छे भजन सुने। और साथ में हमारी जो गायिका हैं मैथिली ठाकुर, मैंने उनके बारे में भी उन्हें बताया, ताकि संस्कृति भी हमारी बनी रहे और बच्चों को उसकी भी पहचान हो सके। तो हमें इस तरीके के उपाय घर पर भी पेरेंट्स को भी करने चाहिए और स्कूल में टीचर्स को भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जो पहल है आप ये बिल्कुल कर रही हैं। और जी जैसा कि कहा भी जाता है कि जितने भी ये जो क्राइम जो हो रहे हैं, उन जी की अगर हम रोकथाम की बात करें, उन सबका बचाव जो है वो संस्कार ही है। जी बिल्कुल। के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने की भी ज़रूरत है। और पेरेंट्स की बिल्कुल आपने जो बात कही है गलती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन देने वाले हम पेरेंट्स ही होते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बच्चे को मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में थमा देते हैं। और क्योंकि हमें काम करना पड़ेगा, बच्चे के साथ हमें इंगेज होना पड़ेगा, ज़्यादा समय बिल्कुल। देना पड़ेगा, तो इसलिए हम मोबाइल फ़ोन देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि समय नहीं है जी किसी के पास। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, और बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही है।
कि बिल्कुल उनको शिक्षक जो है वो बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा सकते हैं, और पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल इसमें किया जा सकता है। अभी जैसे आईआईटी आईआईएम में एक किस्सा सुनने में आया था कि एक इन्फ्लुएंसर जो थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको इनवाइट किया गया जितने भी वहाँ आईआईटी के स्टूडेंट्स थे उनको मोटिवेट करने के लिए। जी लगता है आपने भी सुना होगा, जी जी क्योंकि एक बहुत ही मतलब अगर मैं भी कहूँ तो काफ़ी लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन मुझे भी अपने स्तर पर बहुत गलत बात लगी। जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके सामने आप शॉर्टकट जो सफलता है उसकी एक मिसाल दे रहे हैं। जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को बुलाना मुझे भी गलत ही लगा, क्योंकि उन लोगों को तो वो ऑलरेडी टीवी पर, फ़ोन पर देखते ही रहते हैं। तो हमें उन बच्चों के सामने कुछ ऐसे लोगों को लेकर आना चाहिए, जिनके बारे में वो ना जानते हों या जिनके बारे में उन्हें जानना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों को जो साहित्य से जुड़े हों या फिर कला से जुड़े हों, जो सच में प्रतिभावान हों, हमें उन्हें बुलाना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि उनको हमारी संस्कृति और साहित्य के बारे में पता चल सके और वो उसको संजो के रख पाएँ और उसको आगे भी बढ़ा पाएँ। जिन्होंने अपने स्तर पर अपनी परेशानियों से उबर कर जी, बिल्कुल। हासिल की है। शॉर्टकट बिल्कुल। सफलता नहीं कि आपने सिर्फ कपड़े चेंज कर करके रील बनाई, जी। आप फेमस हो गए और फिर आप आईआईटी के बच्चों को आप जो है उन्हें संबोधित करेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सही बात है। और अगला प्रश्न जो है, मैं क्योंकि आपने स्त्रियों पर भी कविताएं लिखी हैं, इस पर मैं करना चाहूँगी कि की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, खास करके नई लड़कियां, वो फेक फेमिनिज्म जो की बातें करती हैं, मतलब कि उन्हें फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता है कि नारी का क्या है। सच कहें तो उन्हें नारी होने का मतलब ही नहीं पता है, लेकिन वो बात करती हैं अपने अधिकारों की, जी। या अपने कर्तव्यों का बोध कर किए। तो ऐसे में जो है, आप फेक फेमिनिज्म पर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें पहल हमसे करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो महिलाएँ हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, साथ-साथ पुरुषों की भी पहचान है। हम सिर्फ नारी सशक्तिकरण को साथ में लेके नहीं चल सकते। सबका अपना-अपना कर्तव्य है, सबके अपने अधिकार हैं। दोनों को बराबर का अधिकार है और दोनों को अपने-अपने कर्तव्य समझने चाहिए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही प्राचीन काल से नारी नारी सशक्तिकरण का जो अभी शुरू हुआ है, प्राचीन काल से उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी खराब रही हैं। हमने उनको सुधारने की बहुत कोशिश की है और प्रयास अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है कि जो युवा लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं, उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमें पहले उनका पालन करना चाहिए और फिर हमें अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ें समझनी चाहिए पहले। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। जी, बिल्कुल। मुझे मेरा ऐसा मानना है। जी। अधिकारों की बात करते हैं तो आपको कर्तव्य भी बनते हैं, और बिल्कुल सिर्फ हम नारी सशक्तिकरण को लेकर नहीं चल सकते। पुरुष भी बराबर का भागीदार है, और कहीं ना कहीं परिवार में जो है, देखिए, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, इंग्लिश में कहावत। ये तो ये जो चीज़ें हैं वो सब जगह होती हैं, लेकिन पुरुष भी अपनी बराबर की भूमिका, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुरुष की भूमिका ही अहम होती है जितनी हम स्त्री की भूमिका की बात करते हैं। स्त्री जो है, अगर वो घर का पालन करती है, तो पुरुष भी उस घर के पालन करने के लिए जो संसाधन है उन्हें जुटाता है। तो दोनों ही एक बराबर के भागीदार हैं। तो सिर्फ हम नारी सशक्तिकरण की बात नहीं करते हैं, और आजकल की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी ये सब चीज़ें समझनी होंगी। तो आप जो है, मैं आपसे आपकी कविता सुनना चाहूँगी। हमारे व्यूअर्स को हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कविताएं हैं, आपकी जो गीत गज़ल जो भी हैं वो सुने। जी, जी, बिल्कुल। अ, ये श्रृंगार रस की कविता है मेरी। जी। जैसे मैंने सामाजिक मुद्दे पर भी सुना दी और बाल लीलाओं पर सुना दी, तो मैं अब एक कविता अपनी श्रृंगार रस पर सुनाना चाहूँगी। तेरी यादों की चौखट पर हर रोज ज़ियारत करती हूँ, मन में मिश्री सी बातों की हर रोज हिफाज़त करती हूँ। तेरे काले काले नैनों में खुद को मैं ढूँढा करती हूँ, तुझको तकने के खातिर आँखों को मूंदा करती हूँ।
कोरे पन्ने को रोज तेरी यादों से काला करती हूँ, बैठ अंधेरी रातों में चिंतन को टाला करती हूँ, चिंतन को टाला करती हूँ। तेरी यादों की चौखट पर हर रोज जियारत करती हूँ, मन में मिश्री सी बातों की हर रोज हिफाजत करती हूँ। भरी दोपहरी में तेरी अचकन पर छाया करती हूँ, तेरी बातों में खुद की बातों को पाया करती हूँ। तेरी बचकानी बातों को बिन बात में सोचा करती हूँ, क्या मतलब है इसका फिर खुद से ही पूछा करती हूँ, खुद से ही पूछा करती हूँ। तेरी यादों की चौखट पर हर रोज जियारत करती हूँ, मन में मिश्री सी बातों की हर रोज हिफाजत करती हूँ। सोच सोच तेरे बारे में अश्रु से बातें करती हूँ, कहीं अकेले बैठ कभी बस तुझको सोचा करती हूँ। तेरी हर कहानी सुन मैं यूं ही मुस्काया करती हूँ, दूर कहीं ना जाओ तुम यूं ही घबराया करती हूँ, यूं ही घबराया करती हूँ। तेरी यादों की चौखट पर हर रोज जियारत करती हूँ, मन में मिश्री सी बातों की हर रोज हिफाजत करती हूँ। बहुत खूब। बहुत ही सुंदर आपकी, और श्रृंगार रस जिसे रसराज कहा जाता है, सभी जी रसों का जो राजा है, इसकी बात की जाती है, तो जी। बहुत ही सुंदर आपकी कविता है। अब अगला प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब तक की इस यात्रा में आपने जो भी कविताएं लिखी, जो भी एज अ शिक्षिका आपने जो भी कार्य किए, उस सब में कभी आपने कुछ महसूस छूट गया है? मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही थोड़ा सा संघर्ष वाला रहा है मेरा जीवन। मतलब जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी को गांव जाना पड़ा या कुछ समस्या है तो मुझे घर भी संभालना होता था, साथ में टीचिंग भी करनी है और ट्यूशंस भी देने हैं, साथ में लिखना भी है, फिर खुद की भी स्टडीज करनी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि खुद को मैं एंजॉय नहीं कर पाती थी उतना, मतलब बहुत मतलब बिजी सा रहता था मेरा स्केड्यूल। पर अब थोड़ा-सा शांति है, अब थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा होता था कि फ्रेंड्स हैं, वो कभी घूमने जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मैं नहीं इतना कर पाती थी क्योंकि घर की बहुत सारी समस्याएँ थी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो वो थोड़ा-सा कभी फ़ील होता है, बाकी तो भगवान की दुआ से सब अच्छा ही रहा है। बिल्कुल अच्छा ही होना चाहिए और आगे भी अच्छा ही रहे। जी, तो इसके साथ ही अब मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अब आप शिक्षिका भी हैं, जी। आप जॉब में आना चाहती थी, जैसे व्यवसाय में आना चाहती थी, उसमें आप आ चुकी हैं। उसके साथ ही अब आप कवित्री भी जो है वो बहुत अच्छी बनती जा रही हैं, तो अब आगे की क्या प्लान है आपके? देखिए आगे की यही प्लान्स हैं कि एक तो टीचिंग में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना है, इसमें सुधार करते रहना है हमेशा। और दूसरी चीज कि मुझे लेखन में काफी आगे का सोचा हुआ है कि मंच करना है और अच्छे लेखकों से मिलना है, क्योंकि बचपन से मैंने ऐसे देखा है टीवी पे जब कवियों को सुनती थी तो बड़ा अच्छा सा लगता था, एक लगता था मुझे भी टीवी पे जाना है, मुझे भी ऐसे ही कविता बोलनी है। तो वो थोड़ा सा लगता है कि लेखन में मुझे और अच्छा करना है, सुधार करना है। और इसके लिए मेरे एक सर हैं जो कवि हैं, श्री विजय प्रकाश भारद्वाज सर, जो अलीगढ़ से हैं, वो काफी अच्छा लिखते हैं। तो मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, वो मुझे सिखाते भी रहते हैं, बीच बीच में मैं उनसे बात करती रहती हूँ, जिन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ मंच शेयर किया हुआ है, तो काफी अच्छा लिखते हैं वो। तो उनके साथ मैं हमेशा से जुड़ी हूँ ताकि वो मुझे बताते रहें कि क्या चीजें कैसे करनी है, मुझ में सुधार करते रहें मेरे लेखन में। बहुत अच्छी बात है और मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि थैंक यू मैम। आप जो है इसी स्तर पर आगे बढ़ती जाएं और जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं खुद से वो पूरी हो जाए। जी। तो इसके साथ ही अब मैं अगला जो प्रश्न है आपसे, प्रश्न नहीं है, नए लेखकों के लिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहना चाहेंगी। नए लेखकों के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लिख तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखने के लिए आपको शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को पढ़ने के बाद ऐसा ना लगे कि क्या लिख दिया। क्योंकि आजकल मैं ऐसा देखती हूँ कि कुछ भी लिख देते हैं, कैसे भी शब्द यूज कर लेते हैं, तो उन चीजों का मुझे थोड़ा लगता है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। और लिखने की कला बहुत लोगों में होती है, लेकिन कोई बहुत से लोग हैं वो जबरदस्ती लिखते हैं। तो जी। मैं चाहूंगी कि आप लोग ऐसा अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो आप पहले उस चीज के बारे में जानिए, उसको समझिए और फिर लिखने का प्रयास कीजिए, तो आप और अच्छा लिख पाएंगे। बहुत अच्छी बात है
और सही कहा आपने, शब्दकोश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जी, बिल्कुल। जो है वो शब्दकोश पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसके साथ ही एक और आपकी कोई कविता हो जाए, फिर हम प्रोग्राम के अंत की तरफ जो है वो बढ़ जी, जी, बिल्कुल। ये एक कविता है जो मैंने अपने देश के वीरों पर लिखी है, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगी। निकली है कृपाण यहाँ से, साहस की यही रवानी है, इस देश के दुश्मन को अब फिर से मुक्की खानी है, फिर से मुक्की खानी है। जिसने भी नजर घुमाई उसको अपनी जान गंवानी है, जिसने किया वार देश पर गर्दन कट के ही जानी है, गर्दन कट के ही जानी है। वीरों को ही देश की अपनी निर्मल कथा बनानी है, वीरों के खातिर देश को लिखनी नई कहानी है, लिखनी नई कहानी है। जल जाते हैं स्वयं ही वो अंगेज पुरानी है, कट जाएंगे अफसर उनके, ऐसी रीत बनानी है, ऐसी रीत बनानी है। दुश्मन को मार गिराए ये वो तलवार निराली है, काफिर हो या कायर हो उसकी औकात दिखानी है। बिन सोचे करते सौदा, ना जान की कीमत जानी है, आंख मूंद करते हैं हमला, सूरत जानी पहचानी है, सूरत जानी पहचानी है। निकल चुका है तीर, अब दिल ने दिल की ठानी है, हर बूंद का बदला लेंगे, बस इतनी सी ही वाणी है, बस इतनी सी ही वाणी है। निकली है कृपाण यहाँ से, साहस की यही रवानी है, इस देश के दुश्मन को अब फिर से मुंह की खानी है, फिर से मुंह की खानी है। बहुत खूबसूरत आपकी कविता, और अपने देशभक्ति पर भी बहुत सुंदर आप लिखती हैं। श्रृंगार रस पर तो आप बहुत ही प्यारा लिखती हैं, लेकिन देशभक्ति पर भी आप बहुत उम्दा लिखती हैं। तो इसके साथ, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमें का भी ध्यान रखना है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि गरिमा मैम के जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो साहित्य को बढ़ावा दे रही हैं, उसको और आगे बढ़ाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो भी इसकी वैल्यू जान सके और साहित्य और संस्कृति का बचाव कर सके। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद आपका। आपने जो है हमारे व्यूअर्स के लिए, अब हमारे चैनल के लिए जो भी कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, आप अब अगले 3 दिन के लिए आप ट्रेन में यात्रा पर जाने वाली हैं, तो बिल्कुल आपने इतना हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपने जो भी अपनी साहित्यिक यात्रा हम सबसे साझी की, आपके जो भी विचार रहे वो बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स भी उनसे कुछ ना कुछ सीखें। और मेरी आशा है कि बिल्कुल, अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में आपके विचारों को सुनकर, एक भी शिक्षक के जीवन में अगर आपके विचारों को सुनकर बदलाव आता है, तो हमारा जो ये कार्यक्रम है होना जो है वो सफल हो जाएगा। और बिल्कुल, आप बहुत ही उम्दा जो है शिक्षिकाएं हैं, बहुत ही प्यारी कवित्री हैं, और मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके भावी जीवन के लिए बहुत मैं बहुत। आपका भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। अभी आपके लिए एक मैं पंक्तियां कहना चाहूँगी जी। कि मत सोच कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा, मत सोच कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा, हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है, जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है, उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। बहुत मेरी आशा है आपके जीवन में आगे प्रकाश ही प्रकाश रहे, उजाला ही उजाला रहे। और इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं हमारे व्यूअर्स से भी, अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे प्रोग्राम पर आगे भी बने रहिए, इसी तरह से सुनते रहिए। और आप सबका हार्दिक धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।